तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सुपर कमांडो ध्रुव का डॉक्टर वायरस का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और मोटरसाइकिल एक मिसाइल किसी रफ्तार से वृक्ष पशु से आ टकराई। वृक्ष पशु यह वार नहीं झेल पाया और उसका पूरा शरीर लड़खड़ा कर नीचे आ गिरा। इस भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल की टंकी भी टूटकर चूने लगी। पेट्रोल ने बहकर वृक्ष पशु के पूरे तनों को भिगो दिया। किस्मत ने ध्रुव को एक अच्छा मौका दे दिया था। उसने एक तेज झटके से मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खींच लिया। एक किक लगते ही स्पार्क प्लग से कई चिंगारियां निकलकर वृक्ष पशु के पेट्रोल से तर तने पर आ गिरी। देखते ही देखते वृक्ष पशु का शरीर शोलों में घिर गया। ध्रुव ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस खींची, पर तभी वृक्ष पशु के माथे से एक लिसे द्रव की धार फूट निकली और उसके तने रूपी शरीर पर दौड़ रही आग की लपटें शांत होने लगी। वृक्ष पशु एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा और इस बार ध्रुव उसके चुंगल में फंस ही गया। हालांकि मोटरसाइकिल की टक्कर से वृक्ष पशु का तना काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, पर उसकी अमानवीय ताकत में कोई कमी नहीं आई थी और उसको जो वन पुत्र को चीरने का आदेश मिला था उसका पालन अब वह ध्रुव के शरीर पर कर रहा था। और राजनगर में डॉक्टर वर्गीस के मकान में एक नया घटनाक्रम शुरू हो रहा था। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? तुम दोनों को मिसेज वर्गीस, पर घबराओ मत, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे रहने से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब? बाहर चलो। कुछ ही मिनटों बाद जब एक कार डॉक्टर वर्गीस के घर से बाहर निकली तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और राजनगर के दूसरे कोने में अब तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मुझको अपनी पूरी लेबोरेटरी को फिर से बनवाना पड़ेगा। पर डॉक्टर वायरस अगर इस वक्त ध्रुव की हालत देख सकता तो वह ध्रुव की चिंता करना छोड़ देता, क्योंकि ध्रुव की जिंदगी की कहानी अब खत्म होने ही वाली थी। जिस वृक्ष पशु में यूकेलिप्टस को जड़ से उखाड़ देने की ताकत थी, उसकी पकड़ से बिना मरे छूट पाना असंभव था। पर सबसे सबसे पहला काम ध्रुव को ठिकाने लगाना है, वरना वह हमारे प्लान में रुकावट डालता ही रहेगा। अब मुझे एक तीर से दो शिकार करने पड़ेंगे। ध्रुव खुद भी बचने की उम्मीद छोड़ चुका था कि तभी उसकी आंखों के आगे आशा की एक किरण चमक उठी। यह पतला सा तार कैसा है? इतना तो स्पष्ट है कि इस पेड़ को प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर यंत्र लगे हैं और यह तार उन यंत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इस तार को तोड़ देने से वे यंत्र भी बेकार हो जाने चाहिए। वैसे भी कोशिश करने में कोई हर्ज है तो नहीं। तार को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ध्रुव के हाथ और पैर वृक्ष पशु के शिकंजों में जकड़े हुए थे, पर ध्रुव का सिर अभी आज़ाद था। लचीले बदन के एक ही मोड़ ने ध्रुव के दांतों को तार तक पहुंचा दिया और सिर के एक झटके से तार खींचकर बाहर आ गया। तार खींचते ही कंप्यूटर रिसीवर मृत हो गया। एक चिरचिराहट के साथ वृक्ष पशु के शिकंजे ढीले पड़ गए। आदेश के अभाव में वृक्ष पशु के शरीर की हर हरकत बंद हो गई और ध्रुव आज़ाद हो गया। ओह, मौत को इतने करीब से मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह भी डॉक्टर वायरस का नमूना लगता है। इन खूंखार प्राणियों को बनाने के पीछे डॉक्टर वायरस का ज़रूर कुछ खूनी मकसद है, और वह मकसद पूरा हो जाने से पहले ही मुझको डॉक्टर वायरस तक पहुंचना है। लेकिन ध्रुव से पहले कोई और डॉक्टर वायरस तक पहुंच चुका था। आहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। देखो, यह फ़ोटो मैंने कब से तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन 30 करोड़ के हीरो का एक शिपमेंट लंदन भेज रहा है। हीरो से लदा कंटेनर राजनगर बंदरगाह पर खड़ा है, पर वे हीरे लंदन नहीं, डॉक्टर वायरस के पास पहुंचने चाहिए, और यह काम तुम करोगे। ध्रुव के लिए डॉक्टर वायरस तक पहुंचने के रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो जा रहे थे, तो यह यंत्र उस चलते फिरते पेड़ के अंदर लगा था। ध्रुव, यह दरअसल एक छोटा सा कंप्यूटर चिप्स है। इसमें दिए गए आदेश रिकॉर्ड हो जाते हैं, और अब वे रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं। इससे अब तुमको कोई मदद नहीं मिल सकती। तो अब मैं क्या करूं? क्या डॉक्टर वायरस तक पहुंचने का अब कोई? ओह, मेरे पोर्टेबल फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है। हेलो, ध्रुव हियर। लड़के, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा। अब से ठीक आधे घंटे बाद राजनगर डेकयार्ड में डकैती डाली जाएगी। डकैती डेकयार्ड की लेन नंबर 5 में कंटेनर नंबर 13 पर डाली जाएगी। अरे, कोई आ रहा है। पर तुम कौन हो? सुनो, पुलिस को खबर क्यों नहीं? ओह, फ़ोन कट गया।
क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? नहीं, हो सकता है कि ये खबर झूठी हो। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम तक नहीं बताया। पर कुछ भी हो, मुझे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पर सचमुच कोई गड़बड़ हुई तो पुलिस को मैं वहाँ सूचित कर दूँगा। पर खबर एकदम सही थी। एक बार फिर नंबर चेक कर लो, मैंने विस्फोटक फिट कर किए हैं। यही कंटेनर है यार, नंबर 13। डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन का माल इसी के अंदर रखा है, तू जल्दी से पीछे भाग कर आ जा। कुछ ही पलों बाद रिमोट कंट्रोल से एक धमाका हुआ और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में बिखर गए। आओ, हीरो वाला डिब्बा उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो लो। कुछ ही देर बाद दो लुटेरे हीरो भरा बक्सा लेकर तेजी से कंटेनर से बाहर निकले और कार की तरफ लपके, पर वे वहां तक पहुंच नहीं पाए। अगले ही पल कार के अंदर से गोलियों की एक बौछार ध्रुव की ओर तरफ लपकी, लेकिन झूलते ध्रुव तक कोई भी गोली नहीं पहुंच पाई और ध्रुव ने बंदूकधारी को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। बाकी दोनों बदमाश हीरो का डिब्बा लेकर भागे। उनकी ध्रुव से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ध्रुव का भी उनको भागने देने का कोई इरादा नहीं था। पूरी लड़ाई 1 मिनट भी नहीं चली। कोई भी बदमाश वह सोच भी नहीं सकता था कि ये दो गौड़ी के गुंडे ध्रुव के सामने 2 मिनट भी ठहर पाएंगे, सिवाय डॉक्टर वायरस के। तुम्हारा फ़ोन सुनकर ध्रुव डैकयार्ड पर जरूर पहुंचेगा और वहां पर वह अपनी मौत से मिलेगा। 30 करोड़ के हीरे और ध्रुव की मौत की खबर मेरे पास एक साथ ही पहुंचेगी। एक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और ध्रुव जीत चुका था, या फिर एक लड़ाई अभी बाकी थी। हीरो का डिब्बा अब किसी के अमानवीय पैर के नीचे दबा था। ध्रुव ने नजरें उठाई और उसने बर्फ मानव की दूसरी झलक देखी। ओह, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस डकैती के पीछे भी डॉक्टर वायरस का ही हाथ है, क्योंकि तुम्हारे जैसे नमूनों को डॉक्टर वायरस के अलावा और कोई नहीं बना सकता। पर तुमने कोढ़क पर हमला क्यों किया था? जवाब में ठंडी और खरखराती आवाज़ गूंजी। मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जा सकते हो बर्फ मानव, लेकिन बगैर इस बक्से के। अगले ही पल यह स्पष्ट हो गया कि बर्फ मानव का इरादा पक्का है, लेकिन ध्रुव आने वाले खतरे को भांप चुका था, इसलिए पहली बार उसके शरीर को नहीं छू सका और बर्फ मानव के शरीर पर एक भीषण वार आ लगा। परंतु ओह, इससे टकराते ही पल भर में मेरे जूते इतने ठंडे हो गए जैसे कई घंटे बर्फ में दबे रहे हों। यानी मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं इसकी पकड़ में ना आ पाऊँ और दूर से ही इस पर काबू पा सकूं। बर्फ मानव लड़खड़ा कर गिरा और गिरे गिरे ही उसका हाथ उठा। उसकी उंगली सीधी हुई और उससे धुंध की एक लहर निकलकर चैन से आ टकराई। देखते ही देखते चैन बर्फ से ढक गई और ध्रुव के हाथ ठंडे होकर अपने आप चैन से छूट गए और अब की बार धुंध गिरने का निशाना ध्रुव के पैर थे। पल भर में ध्रुव के दोनों पैर बर्फीले शिकंजों में जकड़ गए। अब ध्रुव हिल भी नहीं सकता था और इस शिकंजे को तोड़ पाना उसकी ताकत से बाहर की बात थी। पर बर्फ मानव खुद ध्रुव की तरफ नहीं बढ़ा। उसने हवा में फूंक मारी और गीली समुद्री हवा में मौजूद पानी के कण जमकर आपस में जुड़ने लगे और बात बात की बात में पानी के कणों ने जुड़कर एक विशालकाय बर्फ के गोले का रूप ले लिया और एक जोरदार किक से बर्फीला गोला तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ लुढ़कने लगा। इन इस मनोभारी गोले के नीचे दबने का एक ही मतलब था, एक कुचली और दर्दनाक मौत। और ध्रुव इस मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी ध्रुव का शरीर अपने आप जमीन से ऊपर उठ गया और बर्फ का गोला दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वह आदमी है वनपुत्र। हाँ ध्रुव, मैं काफ़ी देर से इन दुष्टों के पीछे लगा हुआ था। तुमको यहाँ पर देखकर मैं अब तक चुप था, पर अब मैं इसको सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। वनपुत्र के इशारों को सिर्फ धरती के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि समुद्री पौधे भी समझते थे। वनपुत्र के आदेश पर सिवारों के एक झुंड ने अपना आकार बढ़ाकर बर्फ मानव को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी गिरफ्त कसने लगी। पानी की ठंडक में रहने वाले समुद्री सिवारों पर बर्फ मानव की ठंडक का कुछ खास असर नहीं हो रहा था, पर बर्फ मानव के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। उसने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया और उसके बर्फीले शरीर पर लिपटी सिवारों का रंग हरे से बदलकर भूरा हो गया। सारी सिवारें मृत होकर उसके बदन से नीचे आ गिरी। अच्छा, यानी इस प्राणी की शक्ति इसकी ठंडक है, इसलिए इस पर ऐसी चीज़ से वार करना होगा जिस पर ठंड का असर न होता हो।
जैसे लकड़ी। वनपुत्र का इशारा हुआ और कई जड़ें मोटी कंक्रीट को तोड़ती हुई सतह से बाहर आ गई। बर्फ मानव को मोटी जड़ों ने अपने शिकंजे में ले लिया और बर्फीले शरीर को कड़ी और कठोर सतहों पर पटकना शुरू कर दिया। बर्फ मानव के बदन से बर्फ के टुकड़े उड़ उड़कर हवा में छितरने लगे। अब यह दुष्ट मेरी पकड़ से बचकर नहीं जा पाएगा। वनपुत्र अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भयंकर भूल कर रहा था। बर्फ मानव ने अपने शरीर को तापमान को और भी कम कर लिया और बर्फ से ढके शरीर पर बर्फ की और भी परतें चढ़ने लगी। उसका शरीर मोटा होने लगा, जड़ों के शिकंजे ढीले पड़ने लगे और आखिरकार जड़ों का शिकंजा खुल ही गया और बर्फ मानव आज़ाद हो गया। जड़ें एक बार फिर उसकी तरफ लपकी और उसी पल आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए उसने जड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। बर्फ मानव ने वनपुत्र के दोनों हमलों को बेकार कर दिया था और अब वह वनपुत्र को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं था। धुंध लहर के टकराते ही वनपुत्र का शरीर बर्फ के एक गोले में कैद हो गया और वनपुत्र अपने सारे होशोहवास खो बैठा। बर्फ मानव अब हीरे वाले डिब्बों की तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि उसका हाथ बॉक्स तक पहुंच पाता, बॉक्स हवा में उड़ गया। ध्रुव ने एक बार फिर लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इस बर्फीले प्राणी की शक्ति तो कमाल की है, पर यह जिस तरह का भी प्राणी हो, जिंदा रहने के लिए सांस तो लेता ही होगा। इसलिए मैं इस पर वही अस्त्र आजमाऊंगा जो मैंने किरगी पर आजमाया था, नर्व गैस का कैप्सूल। नर्व गैस ने बर्फ मानव को घेरा तो जरूर, लेकिन बर्फीले शरीर तक पहुंचने से पहले ही नर्व गैस जमकर तरल पदार्थ में बदल गई और नर्व गैस की बूंदें बर्फ में घुल गई। अब क्रुद्ध बर्फ मानव ध्रुव को भी रास्ते से हटा देने पर उतारू हो गया। हालांकि ध्रुव इस बार सतर्क था, पर फिर भी धुंध की लहर उसकी कंधे को छूती हुई निकली। लग रहा है कि मैं एवरेस्ट पर खड़ा हूँ। इस प्राणी को रोक पाना असंभव लग रहा है। क्या मुझे जिंदगी में पहली बार हार माननी? एक मिनट, एक उपाय तो सूझ रहा है। क्यों न चलते चलते इसको भी आजमा लिया जाए। ध्रुव ने अपनी योजना पर अमल तुरंत शुरू कर दिया। उसने 13 नंबर कंटेनर के टूटे दरवाजे के लोहे के टुकड़े को उठाया और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में घूमते हुए बर्फ मानव के शरीर से टकराने लगे। पर नुकसान रत्ती भर कभी नहीं हुआ। लोहे के सारे टुकड़े बर्फीली शरीर में थोड़ी दूर धंस कर रुक गए। अब बर्फ मानव खतरनाक तरीके से ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव अपना वार खाली जाता देखकर तेजी से भागा और बर्फ मानव की नज़रों से ओझल हो गया। भाग गया, अच्छा ही हुआ। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अब मैं यह हीरो भरा बॉक्स ले जाकर डॉक्टर वायरस को सौंप दूं और उससे अपना हिसाब भी साफ कर। तभी अपने पीछे एक घरघराहट सुनकर बर्फ मानव घुमा और पल भर के लिए हिलना भूल गया। विद्युत चुंबक लगी विशाल का एक क्रेन लेकर ध्रुव उसकी तरफ बढ़ रहा था। भीम का एक क्रेन की बॉडी पर बर्फ मानव के वारों का कोई असर नहीं हो रहा था। बर्फ मानव के कुछ सोच पाने से पहले ही ध्रुव ने विद्युत चुंबक को चालू कर दिया। बर्फ मानव के शरीर में धंसे लोहे के टुकड़े विद्युत चुंबक से आकर्षित होने लगे और उनके साथ ही बर्फ मानव का बदन भी चुंबक से जा चिपका। चुंबक के सामने बर्फ मानव की सभी शक्तियां बेकार थी। अब बताओ डॉक्टर वायरस के चमचे कि डॉक्टर वायरस मुझे कहाँ पर मिलेगा? सुनो लड़के, मुझे जाने दो। मैं डॉक्टर वायरस का सहयोगी नहीं हूँ, पर मेरे लिए इन हीरो को डॉक्टर वायरस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि उसने मेरी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरा नाम डॉक्टर एम वर्गीस है, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस। आपकी यह हालत कैसे हो गई? पहले मुझे इस चुंबक से तो छुड़ाओ, फिर बताता हूँ। डॉक्टर वर्गीस ने ध्रुव को गुप्त लेबोरेटरी की तबाही तक की कहानी सुना दी। पर बर्फ में दबकर मैं मरा नहीं। बीटा वायरस के अजीबोगरीब असर ने मुझे जिंदा तो रखा, पर बर्फ मानव के रूप में बदल दिया। मुझे तो उस वक्त यह भी मालूम नहीं था कि मैं कितने दिन बेहोश रहा, लेकिन मुझे इतना पता था कि डॉक्टर वायरस का अड्डा राजनगर में ही कहीं पर है। होश में आते ही मैं नदियों के अंदर तैरता तैरता राजनगर तक आ पहुंचा। जिस वक्त तुम कोड़क से लड़ रहे थे, उसी वक्त संयोगवश मैं नहर के रास्ते से गुजर रहा था। कोड़क पर नजर पड़ते ही मैं समझ गया कि यह प्राणी डॉक्टर वायरस का आदमी है। मैं उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि उससे डॉक्टर वायरस का पता मालूम कर सकूं, पर तुम्हारे होश में आ जाने से और हॉस्पिटल स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंच जाने से मुझे खाली हाथ भागना पड़ा। और फिर जब तक मैं डॉक्टर वायरस को ढूंढ पाता, उसने मेरे परिवार का अपहरण कर लिया और उसको मारने की धमकी देकर मुझे इस डकैती के लिए भेज दिया। ओह, यानी मुझको डकैती पड़ने की सूचना डॉक्टर वायरस ने ही भेजी थी।
उसको पूरा यकीन होगा कि आप मुझे डॉक्टर वायरस के रास्ते से हटा देंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है, आप वनपुत्र को होश में लाइए, फिर मैं डॉक्टर वायरस को ठिकाने लगाने की योजना बनाता हूँ। और इसी वक्त ये देखो डिप्टी, मैंने बीटा वायरस में और सुधार करके बीटा वायरस प्लस बना लिया है। तुम सकूरा को बुलाओ और हाँ, क्लोरोफॉर्म तैयार रखना। लेबोरेटरी से थोड़ी दूर पर मुख्य इमारत के पास एक नया घटनाक्रम शुरू होने वाला था। ओह, इतनी कड़ी धूप में पहरेदारी क्या जिंदगी है। पसीने की धार बह रही है। इस समय तो हम लोगों का हिल स्टेशन की बर्फीली वादियों में होना चाहिए था। अगले ही पल दोनों पहरेदारों की इच्छा राजनगर में ही पूरी हो गई। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब टीम अपना कमाल दिखाने आ चुकी थी। ये दोनों तो गए, मेरी पत्नी और बेटी उस कमरे में कैद है, पर वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए वह तुम मुझ पर छोड़ दो। वनपुत्र का आदेश पाकर एक बेल तेजी से दीवार पर चढ़ने लगी। खिड़की तक पहुंचकर बेल सलाखों पर लिपटी और पूरी खिड़की दीवार से अलग हो गई। और देखते ही देखते बेल ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनको सुरक्षित खिड़की के बाहर खींच लिया। लेकिन इसी वक्त डॉक्टर वायरस अपनी डिप्टी के साथ लैब से बाहर निकल आया। बेचारा साकुरा क्लोरोफॉर्म सूंघते ही चित हो गया। उसको तो बीटा वायरस प्लस के इंजेक्शन का दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा, पर मेरा प्रयोग कामयाब रहा। साकुरा अब वही बन गया है जो मैं चाहता था। अब मुझे इस वायरस का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है, और ऐसे कम से कम 5,000 प्राणियों की फौज। डॉक्टर वायरस बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसके सामने बर्फ मानव के साथ ध्रुव खड़ा था। ओहो, तो तुम आ गए और ध्रुव को भी साथ ले आए। वेरी गुड, पर वे हीरे कहाँ हैं? बर्फ मानव मुझे लेकर नहीं आया है डॉक्टर वायरस, बल्कि मैं इसको लेकर आया हूँ। और तुम्हारे हीरे इधर है। यह तो वही जंगली है, और इसके साथ मेरे दोनों कैदी हैं। यानी तेरा खेल खत्म हो गया है दुष्ट। ऐसा तुम समझते हो जंगली। डिप्टी, भून डालो इन सबको। मशीन गन डिप्टी के हाथ से छीन गई। गोलियां चली तो जरूर, पर अपने निशाने तक पहुंचने से पहले एक बर्फ की दीवार से जा लड़ी और एक भीषण मुक्के ने उसको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर वायरस। पर तभी डॉक्टर वायरस चीख उठा, साकुरा अटैक! और अगले ही पल लेबोरेटरी की दीवार को तोड़ती हुई जो आकृति बाहर निकली, उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह वृक्ष है या मानव, या फिर वृक्ष मानव। ओह, इतना बीटा वायरस का इतना घातक उपयोग तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रुको बर्फ मानव, यह जो कुछ भी है इस समय पेड़ के रूप में है, और इस रूप में इसको वनपुत्र का आदेश मानना ही पड़ेगा। ठहरो, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र के आदेश का वृक्ष मानव पर कोई असर नहीं पड़ा, और अगले ही पल वनपुत्र के सिर पर एक धमाका हुआ। इससे तुम लोग जीत नहीं सकते, इस पर तुम्हारी शक्तियाँ बेअसर है। अब भी हार मानकर मेरी शरण में आ जाओ बच्चों। कभी नहीं, इसको तो मैं रोकूंगा। वृक्ष मानव के पैरों को बर्फ ने धरती पर जमा दिया, लेकिन यह बंधन वृक्ष मानव को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। अब बर्फ मानव ने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया, और वृक्ष मानव का पूरा शरीर बर्फ की तहों में लिपटने लगा। बर्फ मानव को पूरा यकीन था कि उसका यह वार खाली नहीं जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यह क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा बर्फ कैद को कोई भी नहीं तोड़ सकता। यह भी उसी वीटा वायरस की पैदाइश है जिसने तुमको बर्फ मानव बनाया है। इसलिए तुम्हारे किसी भी वार का इस पर असर नहीं होगा, पर तुम पर इसके वारों का असर होगा या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। वृक्ष मानव की भुजाएं बर्फ मानव पर आकर कस गई और उसका शरीर कसने लगा। पकड़ बहुत जबरदस्त थी। बर्फ मानव को अब अपना शरीर अंदर से कड़कड़ाता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी उड़ता हुआ एक शरीर वृक्ष मानव के पैरों पर आ टकराया, और वृक्ष मानव अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरा। और उसी पल बेशुमार लताओं और झाड़ियों ने उसके शरीर को जमीन से बांध दिया। वनपुत्र होश में आ चुका था, और उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने एक हल्के से झटके से सभी बंधनों की जड़ें जमीन से बाहर आ गई। ओह, इसने तो मेरे सभी वारों को बेकार कर दिया। ये आग उगलने वाला हथियार, यह इसको जरूर खत्म कर देगा। वनपुत्र ने शिकारियों को बंदूक चलाते तो कई बार देखा था, पर वह खुद आज पहली बार गोलियां दाग रहा था, और इसका यह पहला प्रयास ही बेकार साबित हुआ। सारी गोलियां कड़े तने में धंस कर बेकार हो गई। मूर्खों, मेरे वृक्ष मानव पर तो बम और मिसाइलें भी बेकार हैं। इन छोटी मोटी गोलियों से तो इसका खरोच तक नहीं लगेगी, पर अब ये तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाए तो ये बीटा वायरस को नष्ट कर देगी, और यह अपने असली रूप में आ जाएगा। नहीं ध्रुव, मेरे बीटा वायरस पर अल्ट्रावायलेट किरणें बेअसर है। ऐसे तो यह सचमुच हम सब की मौत बन जाएगा।
अब हमको अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। पर अब हम क्या कर सकते हैं? वनपुत्र, जिस तरह से मनुष्यों और पशुओं की रगों में खून बहता है, उसी तरह पेड़ पौधों की नलिकाओं में पानी बहता है। अगर किसी तरह से इसके शरीर से वह पानी बाहर निकाल दिया जाए तो वह बेदम हो जाएगा। पानी बाहर कैसे निकलेगा? देखो वनपुत्र, ये सरकंडे की झाड़ियाँ ये पानी को भी सोखती है और तुम्हारा आदेश भी मानती है। मैं समझ गया ध्रुव, अब तुम देखो। वनपुत्र का इशारा पाते ही सरकंडे की नालियाँ और भी लंबी होकर जड़ों के रास्ते वृक्ष मानव के तने जैसे शरीर में प्रविष्ट हो गई और पानी चूसने लगी। वृक्ष मानव कराह कर तेजी से दूर भागा, पर सरकंडे भी साथ ही साथ लंबे होते गए और कुछ ही मिनटों में सरकंडों ने वृक्ष मानव के शरीर का सारा पानी सोख लिया। वह लड़खड़ा कर जमीन पर आ गिरा। अब भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। अरे, यह उस फव्वारे की तरफ बढ़ रहा है पानी के लिए। अगर इसके शरीर में पानी दोबारा पहुंच गया तो फिर हमारी जानें नहीं बचेगी। बर्फ मानव, ध्रुव का इशारा समझकर बर्फ मानव ने अपने शरीर का तापमान और नीचे गिरा दिया। इससे उसके हाथों में धुंधे की लहरें निकली और फव्वारे का पानी जमने लगा। वृक्ष मानव की जड़ें पानी तक पहुंच पाने से पहले ही पूरा पानी जम चुका था। वृक्ष मानव ने अपनी ताकत के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए खड़ा होने की कोशिश की और वह दोबारा उठने लायक नहीं रहा। वाह ध्रुव, तुम्हारी योजना की बदौलत हमने इस खतरनाक और अजय प्राणी को भी मात दे दी। वह तो ठीक है वनपुत्र, लेकिन डॉक्टर वायरस किधर गया? लगता है कि वह वृक्ष मानव की पिटाई देखकर भाग खड़ा हुआ। वह समझ गया होगा कि उसका तुरुप का पत्ता भी तुम्हारे दिमाग के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। बीटा वायरस का रहस्य अपने अपने साथ ही लेता गया है और यह पूरी मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान मैं बीटा वायरस की काट भी ढूंढ लूँगा। आखिर मुझे भी तो अपने असली रूप में वापस आना है और इस बेचारे साकुरा को भी डॉक्टर वायरस के चुंगल से आज़ाद कराना है। ध्रुव की जिंदगी का एक और अभियान सफलता पर खत्म हुआ, पर उसके जानी दुश्मन में एक नया नाम जुड़ गया था, डॉक्टर वायरस। इस छोकरे ध्रुव ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, मेरी वायरल फौज को खत्म कर दिया। मैं बदला लूँगा, ज़रूर लूँगा, और वह प्रतिरोध इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। समाप्त।